असम, पहाड़ियों का इलाका, धुंध से घिरी हुई जगह। यहाँ हर तरफ हरा भरा है, चाय की पत्तियों का समंदर जो आंखों तक फैला हुआ है। हवा में चाय की खुशबू है, यह हवा में तैरती रहती है, इस जगह की जीवन रेखा की याद दिलाती है। चाय के बागान सिर्फ खेत नहीं है, वे अपने आप में एक दुनिया है। ऊंची झाड़ियों के बीच से संकरी पगडंडियां निकलती हैं, मजदूर भूतों की तरह चलते हैं, उनकी पीठ पर टोकरियां भारी होती हैं। धूप जमीन पर पड़ती है, लेकिन चाय के पौधों की छाया थोड़ी राहत देती है। असम में जिंदगी चाय के बागानों के इर्द गिर्द घूमती है। वे इस इलाके के दिल और जान हैं, लेकिन खूबसूरती की सभी जगहों की तरह चाय के बागानों में भी राज छिपे हैं। हवा में अजीब घटनाओं और रहस्यमय बातों की कहानियां घूमती हैं। स्थानीय लोग जानते हैं कि खूबसूरती के नीचे कुछ और है, कुछ प्राचीन और अनजाना। राघव ऐसे ही एक चाय बागान के किनारे रहता था। वह एक जवान लड़का था, जिंदगी और रोमांच से भरा हुआ। हर दिन वह अपने दोस्तों के साथ बागानों में घूमने जाता था। वे संकरी पगडंडियों पर दौड़ते थे, उनकी हंसी खामोश हवा में गूंजती थी। चाय बागान उनका खेल का मैदान था। वे हर मोड़ और हर छिपे हुए कोने को जानते थे। सरसराते पत्ते उनका संगीत थे, चाय की खुशबू उनका इत्र। वे बगीचों में आजाद महसूस करते थे, अपने माता पिता की नजरों से दूर। एक लड़का, विजय, राघव का सबसे करीबी दोस्त था। वे अविभाज्य थे, एक ही सिक्के के दो पहलू। वे सब कुछ बांटते थे, अपने सपने, अपने डर, चाय बागानों में अपने रोमांच। सूरज डूबने लगता, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देता। ये लड़कों के घर लौटने का संकेत था। वे चाय बागानों से बाहर निकलते, उनके कपड़े हरे रंग से सने हुए, उनके चेहरे उत्साह से लाल। एक शाम जैसे ही रोशनी फीकी पड़ने लगी, राघव ने खुद को अपने दोस्तों से अलग पाया। वह रंग की एक झलक से आकर्षित होकर मुख्य रास्ते से भटक गया था। उसने विजय को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज घने पत्तों में समा गई। वह आगे बढ़ा, हवा घनी और भारी होती जा रही थी। चाय की जानी पहचानी खुशबू की जगह कुछ पुरानी, कुछ प्राचीन सी गंध ने ले ली। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस की। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक चुभन सी महसूस हुई। उसने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता मुड़ता और घूमता हुआ उसे बगीचे के बीच में ले जाता रहा। रोशनी तेजी से फीकी पड़ रही थी, परछाइयां लंबी लोभी उंगलियों की तरह फैल रही थी। वह सचमुच खो गया था। और तभी उसने उसे देखा। वह एक छोटी सी खुली जगह में खड़ी थी, मरती हुई धूप की एक किरण में नहाई हुई। उसने गहरे हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, चाय की पत्तियों के रंग की। उसके बाल लंबे और काले थे, जो अलौकिक सुंदरता वाले चेहरे को फ्रेम कर रहे थे। वह मंत्रमुग्ध था। वह मुड़ी, उसकी नजरें उससे मिली। वे बड़ी और काली थीं, अनंत रात के कुंड जैसी। उसने एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, करीब जाने की चाहत। मोहिनी नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज हवा की झंकार जैसी थी। मैं मोहिनी हूं, तुम कौन हो? वह एक पल के लिए झिझका, समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। उसने पहले कभी उसके जैसा किसी को नहीं देखा था। राघव, राघव, उसने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई। भाग 5। शाम की मुलाकातें। उस दिन से राघव हर शाम मोहिनी को ढूंढता था। वह जानता था कि वह उसे उसी जगह मिलेगी जहां वे पहली बार मिले थे। वह अपने दोस्तों से दूर एक अदृश्य धागे से उस शमशान की ओर खींचता चला जाता। यह धागा उसे मोहिनी की ओर खींचता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन कर रही हो। वह उसका इंतजार कर रही होती। उसकी हरी ड्रेस आसपास के पत्तों के साथ मूल रूप से घुल मिल जाती। उसकी उपस्थिति इतनी रहस्यमयी थी कि वह कभी कभी उसे पहचानने में भी असमर्थ हो जाता। वे घंटों बातें करते, उनकी बातचीत हंसी और फुसफुसाते रहस्यों से भरी होती। उनकी हर मुलाकात में एक नया रहस्य खुलता, एक नई कहानी सुनाई जाती। वह उसे चाय के बागानों की कहानियां सुनाती, प्राचीन आत्माओं और भूली हुई जादू की कहानियां। उसकी कहानियां इतनी जीवंत होती कि राघव खुद को उन कहानियों का हिस्सा महसूस करने लगता। वह मंत्रमुग्ध था, पूरी तरह से उसके जादू के तहत। उसकी हर बात में एक ऐसा आकर्षण था जो राघव को अपनी ओर खींचता था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राघव पर एक बदलाव आया। उसकी मुलाकातें अब उसे थकाने लगी। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी त्वचा पीली पड़ गई, उसकी आंखें धंसी हुई।
उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वह पतला हो गया, उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, उसकी चाल धीमी हो गई और वह अब पहले जैसा उत्साही नहीं रहा। वह जीवंत लड़का नहीं था जो कभी अपने दोस्तों के साथ चाय बागानों में दौड़ता था। उसके माता पिता परेशान थे। वे उसकी इस हालत को देखकर चिंतित हो गए थे। उन्होंने उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ की। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने उन्हें मोहिनी के बारे में बताने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो वे उसे समझ नहीं पाएंगे। वह जानता था कि वे नहीं समझेंगे। मोहिनी और उसकी मुलाकातें उसके लिए एक रहस्य थी जिसे वह किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। भाग 6। एक बीमारी फैलती है। एक दिन विजय ने राघव का सामना किया। तुम्हें क्या हुआ है? उसने मांग की। चिंता से उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम अपनी पुरानी शख्सियत की परछाई जैसे हो। राघव झिझका। मोहिनी के प्रति अपनी वफादारी और अपने दोस्त के प्रति अपने प्यार के बीच फंस गया। वह जानता था कि वह अपने रहस्य को और नहीं छिपा सकता। यह उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। उसने विजय को सब कुछ बता दिया, समाशान के बारे में, हरी ड्रेस वाली लड़की के बारे में, उस अजीब सी खिंचाव के बारे में जो उसने उसके प्रति महसूस किया था। विजय ने धैर्य से सुना। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने ऐसे जीवों के बारे में फुसफुसाहटें सुनी थीं, आत्माएं जो अनसुने इंसानों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। वह अपने दोस्त के लिए डरता था, उस पकड़ के लिए जो मोहिनी ने उस पर बनाई हुई लग रही थी। भाग 7। गांव के मुखिया। वे दोनों गांव के मुखिया को देखने गए जो अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास प्राचीन ज्ञान है, उसकी उपस्थिति में एक रहस्यमयी आभा थी। उन्होंने उसे अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे पाया। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी उंगलियां धूल में पैटर्न बना रही थीं। उसकी उंगलियां धूल में पैटर्न बना रही थीं, जैसे कि वह किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रहा हो। बूढ़े ने ध्यान से सुना जब राघव ने अपनी कहानी सुनाई। राघव की आवाज में चिंता और भय स्पष्ट था। जब उसने खत्म किया तो बूढ़ा एक लंबे समय के लिए चुप रहा, जैसे कि वह राघव की बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें किसी दूर की जगह पर टिकी हुई थीं, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। वह जैसी दिखती है वैसी नहीं है। उसकी उपस्थिति में कुछ असामान्य और अस्थिर करने वाला था। बूढ़े ने आखिरकार कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। उसकी आवाज धूल की तरह सूखी थी। वह एक पिशाच है, एक आत्मा जो जीवित लोगों की जीवन शक्ति को खाती है। एक आत्मा जो जीवित लोगों की जीवन शक्ति को खाती है। उसकी उपस्थिति ही विनाशकारी है। तुम उसकी खूबसूरती से लालच में आ गए हो, लेकिन उसकी सुंदरता में एक घातक चाल है। लेकिन उसका स्पर्श केवल क्षय लाता है। उसकी छाया भी मृत्यु का संकेत है। राघव का खून ठंडा पड़ गया। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसे शक था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। अब सच्चाई ने उसे एक शारीरिक प्रहार के बल से टक्कर मारी। सच्चाई ने उसे एक शारीरिक प्रहार के बल से टक्कर मारी। उसकी आंखों में भय और अविश्वास का मिश्रण था। भाग 8। ओझा की योजना। बूढ़ा, एक ओझा जो प्राचीन जादू में शक्तिशाली था, जानता था कि क्या करना है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो उसके ज्ञान और अनुभव की गहराई को दर्शाती थी। उसने एक अनुष्ठान की बात कही, एक खतरनाक टकराव जो राघव और पिशाच के बीच के बंधन को तोड़ सकता था। यह अनुष्ठान अंधेरे और प्रकाश के बीच की लड़ाई का प्रतीक था, लेकिन इसके लिए एक बलिदान की आवश्यकता होगी। राघव की आजादी के लिए एक भारी कीमत चुकानी होगी। यह बलिदान केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी था, जो राघव की आत्मा को मुक्त कर सकता था। हमें उसे और उसकी बहनों को बाहर निकालना होगा, ओझा ने समझाया। उसकी आवाज गंभीर थी। यह कार्य जितना सरल दिखता था उतना ही कठिन और खतरनाक था। तभी हम इस जमीन पर उनकी पकड़ तोड़ सकते हैं। यह जमीन जो अब अंधकार और भय से घिरी हुई थी, एक बार फिर से उजाले और शांति का अनुभव कर सकती थी। उसने उन्हें विशेष निर्देश दिए, एक योजना की रूपरेखा तैयार की जो मकड़ी के जाले की तरह जटिल और नाजुक थी। हर कदम को सावधानी पूर्वक उठाना था, क्योंकि एक भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। उन्होंने ध्यान से सुना।
उनके दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहे थे। यह योजना उनकी आखिरी उम्मीद थी और वे इसे किसी भी कीमत पर सफल बनाना चाहते थे। विजय अपने डर के बावजूद दृढ़ था। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। उसकी वफादारी और साहस ने उसे इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया था। वह आत्माओं का सामना करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था, जो उसकी आत्मा की गहराइयों को छू रहा था। वे बूढ़े की झोपड़ी से निकले। उनके कंधों पर उनके काम का भार था। यह भार केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। राघव का और शायद गांव का भाग्य उनके युवा कंधों पर टिका था। यह जिम्मेदारी उन्हें एक नई दिशा में ले जा सकती थी, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती थी।